नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग जुड़िए, हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की। और आपकी पॉलिटी लगभग समापन की तरफ है, अब फिनिश्ड होने वाली है, फिनिश हो जाएगी। कुछ ही क्लासेस और बची हुई हैं, बाकी आपकी पॉलिटी लगभग समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो ये इम्पोर्टेंट माना जाता है कि यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चंस इन द सेंस, जैसे कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ था, 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था, पंचायत राज व्यवस्था को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग सभी जुड़ेंगे, सभी लोग यहाँ पर आप जुड़ेंगे। आशा करूँगा कि सारे बच्चे, सारे प्यारे भाई, सारी प्यारी बहन यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की। किसकी? स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन, जिसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है, गवर्नमेंट कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। अब चर्चा ये है कि सर, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, फादर किसे कहते हैं? तो आप लोग बताइए। राष्ट्रीय खेल क्या कहना चाह रहे हैं? राष्ट्रीय खेल भारत का कोई भी नहीं है, हालांकि हॉकी हम लोग पढ़ते चले आए हैं। ठीक है, हाँ जी। देखिए, पॉलिटी तो आप चाहे यूपी जी के यूपी कांस्टेबल की हो, चाहे आपकी यूपीएसआई की हो, चाहे आपकी एसएससी जीडी की हो, चाहे आपकी सीएचएसएल की हो, चाहे सीजीएल की हो, चाहे आपकी दिल्ली पुलिस की हो, कोई भी एग्जाम के लिए अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो ये सफिशिएंट क्लास है सभी बच्चों के लिए। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? ठीक है, तो हम नहीं बेटा, ठंड नहीं है तो बहुत हल्का वो है। चलिए, तो हम बात करेंगे सर कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। अगर बात आती है सर जनक की, फादर की, अगर मैं बात करूं कि सर फादर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर स्थानीय स्वशासन का जो फादर है वो रिपन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रिपन। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है कि रिपन ने क्या किया था कि भैया 1882 में, 1882 में रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डिसेंट्रलाइज किया था, यानी कि स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण किया था। कि सर सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का विकेंद्रीकरण किसने किया था? तो आप कहेंगे सर स्थानीय स्वशासन का जो विकेंद्रीकरण है, जो डिसेंट्रलाइजेशन है, वो सर्वप्रथम रिपन के द्वारा किया जाता है। और यही कारण रहा कि रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया। क्या कहा गया? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। यहाँ पर एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन और आता है कि सर स्थानीय स्वशासन का वास्तुकार किसे कहते हैं? वास्तुकार कह लें या शिल्पीकार कह लें कि सर शिल्पीकार की अगर मैं बात करूं, शिल्पीकार या वास्तुकार या बेटा इसको आर्किटेक्ट हम कह सकते हैं कि सर आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे सर? आर्किटेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर किसे कहेंगे? तो आप लोग बता देना, बलवंत राय मेहता को। किसको? बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता। आई होप आपने ये नाम जरूर सुन रखा होगा कि बलवंत राय मेहता। अब क्यों आपने बलवंत राय मेहता नाम सुन रखा होगा, तो मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। ठीक है, हाँ, बिहार एसएससी का भी यहां से पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी वनडे एग्जाम, यूपी पीसीएस प्री से नीचे नीचे जितने वनडे एग्जाम होंगे ना, पीएससी से नीचे जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो यूपी कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, दिल्ली पुलिस हो, ठीक है, सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो, इससे कम यहाँ हो जाएगा। हम बात कर रहे थे सर कि बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में क्या किया गया? कमेटी का गठन किया गया था। हुआ क्या?
पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया। नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1953 में चलाया गया। 1953 में राष्ट्रीय विकास प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें यह प्रस्ताव लाया गया कि भारत में एक स्थानीय स्वशासन होनी चाहिए। महात्मा गांधी की स्टार्टिंग से डिमांड रही थी ग्राम पंचायतों को लेकर, तो उसको लेकर राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम चलाया गया था। इसी दौरान यह प्रस्ताव आया कि भैया स्थानीय स्वशासन को कैसे लागू किया जाए। तो लागू करने के लिए भैया कमेटी बनेंगी, क्योंकि वो जांच करेंगी, फिर वो बताएंगे कि इस लेवल पर यहां पर ये चीज होनी चाहिए। तो उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया, जिसे कहा गया बलवंत राय मेहता समिति। क्या कहा गया? बलवंत राय मेहता समिति। तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाकर केवल बलवंत राय मेहता समिति से स्टार्ट करते हैं कि सर यहां पर हम लोग पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है जी। चलिए यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहां हम लोग बात करेंगे सर, इसको 1957 में बनाया गया। कब? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बना दिया गया। अब बात आती है कि सर इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिस समिति को जिस नाम से बनाया जाता था उसी का अध्यक्ष बना देते थे। जैसे इसके अध्यक्ष या चेयरमैन की बात कर ली जाएगी कि सर इसके चेयरमैन कौन थे, समझने का प्रयास करना क्योंकि टॉपिक समझने वाला ज्यादा है। तो इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था बलवंत राय मेहता, ठीक है जी। बलवंत राय मेहता, हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम सेम रहता है इसलिए इंग्लिश नहीं लिखूंगा, ठीक है। बलवंत राय मेहता, और इसको बलवंत राय मेहता कमेटी भी कह सकते हैं कि भैया 1957 में यह बनाया गया। अब इन्होंने जांच की और जांच करने के बाद इन्होंने पाया कि पंचायत राज व्यवस्था को 3 भागों में बांटना चाहिए। कितने भागों में? 3 भागों में, 3 टायर्स में बांट देना चाहिए। एक तो विलेज लेवल पर, एक ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, यानी कि एक ग्राम स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर और एक जिला स्तर पर। ब्लॉक को खंड कहते हैं हिंदी में, ठीक है जी। आर्मी में ये सारी चीजें नहीं आती हैं, आर्मी में तो बहुत बेसिक चीजें आती हैं, आर्मी में इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है। इन्होंने कहा कि पंचायत राज को 3 भागों पर बांटा जाए। पंचायत राज को कितने भागों में बांटा जाए? तो इन्होंने कहा कि भैया पंचायत राज को कितने भागों में बांटना चाहिए? पंचायत राज को 3 भागों में बांट देना चाहिए। ये किसने कहा था? तो पंचायत राज को 3 भागों में बांटने की बात की थी। 3 टायर्स या 3 पार्ट्स हम कह सकते हैं कि सर 3 पार्ट्स में बांटने की बात हो जाती है। इन्होंने कहा कि सर ग्राम स्तर पर किसको, ग्राम यानी कि विलेज लेवल पर किसको बनाया जाए? तो इन्होंने कहा ग्राम पंचायत का गठन हो। किसका? तो आप कहेंगे सर इन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। ग्राम पंचायत, जिसको ग्राम पंचायत ही लिखेंगे, इसको बेटा विलेज पंचायत मत लिखना, इसको ग्राम पंचायत ही लिखना, ग्राम पंचायत, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर किसको बेटा? ब्लॉक लेवल पर आप कहेंगे भैया किसको बनाया जाए? पंचायत समिति का गठन किया जाए। किसका? पंचायत समिति बनाई जाए। क्या किया जाए बेटा? पंचायत समिति, यानी कि इसको पंचायत काउंसिल मत लिखना, इसको पंचायत समिति ही लिखना, पंचायत समिति, पंचायत समिति। इसको कमेटी मत लिखना बेटा, क्योंकि इंग्लिश में भी इसको समिति ही बोलते हैं। और एक था बेटा जिला लेवल पर कि भैया जिला या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या बनाना चाहिए? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या बनना चाहिए? तो कहा गया कि जिला परिषद का गठन किया जाए। किसका? जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट
काउंसिल कह सकते हैं इसको, जिला परिषद, जिला परिषद, ठीक है जी, जिला परिषद, जिसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ठीक है माय डियर, इसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो किसी को कोई समस्या अगर हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं कि बलवंत राय मेहता ने पंचायत राज को कितने भागों में बांटा था। तो बेटा आप कहेंगे सर 3 भागों में, कौन कौन सा, तो आप कहेंगे, चलिए हाँ जी बहुत बढ़िया, कि किसने कहा था पंचायत राज को 3 भागों में बांटा जाए, तो आप कहेंगे बेटा संतोष, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत अच्छी बात है संतोष मेरे शेर। चलिए बलवंत राय मेहता पंचायत राज व्यवस्था की बात कर रहे थे, 1957 में ये कमेटी बनाई गई थी, इसने 3 भागों में पंचायत राज को बांट दिया था, ग्राम पंचायत पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, ठीक है। अब बात करेंगे सर पंचायत राज व्यवस्था लागू कब हो गई। पंचायत राज व्यवस्था यानी कि इनकी सिफारिशों को लागू कब किया गया, ये जो सिफारिश थी इन सिफारिशों को लागू कब किया गया, सिफारिशों को लागू कब किया जाता है, कि सिफारिशों को लागू कब किया। तो यहां पर सिफारिशों को लागू कब कर दिया, तो सिफारिशों को 2 अक्टूबर 1959 में लागू कर दिया जाता है। कहां पर, राजस्थान के नागौर जिले में, कहां पर, राजस्थान के नागौर जिले में। तो आप कहेंगे राजस्थान के नागौर जिले में, किसमें, राजस्थान के नागौर जिले में। अब नागौर जिले में एक गांव पड़ता है, जिले में बेटा एक गांव पड़ता है जिसका नाम है वगदरी। कौन सा गांव है बेटा, तो वगदरी गांव में, कहां पर, वगदरी गांव में, ठीक है जी। इसको सबसे पहले लागू किया गया, भारत का पहला गांव जिसमें पंचायत राज व्यवस्था लागू होती है, तो आप कहेंगे भैया वगदरी गांव में, राजस्थान के नागौर जिले में इसको सबसे पहले लागू कर दिया गया था, ठीक है जी। लेकिन इन सिफारिशों का प्रयोग कहां पर किया गया, प्रयोगात्मक अगर मैं बात करूं कि सर इनका प्रयोग कहां पर हुआ था, प्रयोग या इसका यूज कह सकते हैं या इसका प्रैक्टिकल कह सकते हैं कि सर इसका प्रैक्टिकल सबसे पहले कब हुआ था, तो इसका प्रैक्टिकल होता है 1958 में। कब होता है जी, 1958 में इसका सबसे पहला प्रैक्टिकल हुआ था आंध्र प्रदेश में। कहां पर, आंध्र प्रदेश में, यानी कि अगस्त 1958 की बात होगी, तो आप कहेंगे अगस्त 1958 में इसका प्रैक्टिकल किया गया आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में केवल इसका क्या किया गया, प्रयोग किया गया, प्रैक्टिकल किया गया। लेकिन वास्तव में लागू कहां किया गया है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान प्रथम स्टेट बनता है, प्रथम राज्य बना जहां पर, फर्स्ट स्टेट बना जहां पर पंचायत राज व्यवस्था लागू हो जाती है, ठीक है जी, पंचायत राज व्यवस्था लागू हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं सर फिर आंध्र प्रदेश में कब लागू किया गया है, यहां पर लागू कब किया गया पंचायत राज व्यवस्था को, तो यहां पर भी कब, तो आप बता देना सर यहां पर भी कब लागू कर दिया था, 1959 में, 1959 में। हालांकि इसका यूज सबसे पहले आंध्र प्रदेश अगस्त 1958 में किया, कुछ क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में इसका प्रैक्टिकल किया गया, ठीक है जी, कुछ एरियाज में, सम एरियाज, ठीक है जी। समझ गए आप लोग मेरी बातें, यहां तक आपने समझ गया, हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, एक कमेटी का गठन और किया गया जिसे हम कहते हैं अशोक मेहता समिति, जिसे आप क्या कहते हैं, अशोक मेहता समिति, जिसे हम क्या कहेंगे मेरे लाल, अशोक मेहता समिति, ठीक है जी। क्या कहेंगे, अशोक मेहता समिति, कि सर अशोक मेहता समिति का, हाँ जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया। क्या नाम है इनका, दिखाना जरा, आदित्य कुमार साहा, धन्यवाद भैया, धन्यवाद मेरे शेर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सर अशोक मेहता समिति का गठन कब होता है, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। यही कारण है कि मैं जो बड़े टॉपिक होते हैं पीडीएफ से पढ़ाता हूं, इसमें समय लगता है। मेहता
समिति। अब हाथ से लिखूंगा फिर समझाऊंगा, उसमें ऑलरेडी हाथ से लिखा रहता है। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे अशोक मेहता, अशोक मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसका गठन होता है 1977 में। हालांकि बहुत सारी जगहों पर ये 1978 दिया हुआ है, जो कि गलत है, जो कि सरासर गलत है। इन्होंने कहा कि पंचायत राज व्यवस्था को दो भागों में बांटना चाहिए, पंचायत राज व्यवस्था को दो भागों में बांटना चाहिए। इन्होंने 1978 में अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने कहा कि पंचायत राज व्यवस्था को 2 पार्ट्स में, 2 टियर्स में डिवाइड कर दिया जाए। किस किस में? एक तो जिला परिषद में और एक पंचायत मंडल में। किससे? तो आप कहेंगे सर जो प्रमुखता दी जाए, जिसको महत्व दिया जाए, वो रखा जाए जिला पंचायत या जिला परिषद। तो डिमांड रही जिला परिषद की। फिर हम बात करते हैं सर मंडल कैसे बनेगा? तो मंडल पर मंडल पंचायत बनाया जाए, और मंडल पंचायत बनाने के लिए 10 से 15 गांव हो या 15 से 20 हजार जनसंख्या हो। ठीक है जी। चलिए, हम लोग यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इसका प्रयोग या प्रैक्टिकल सबसे पहले होता है आंध्र प्रदेश में, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रयोग हुआ। पूरे आंध्र प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था लागू हो गई थी 1959 में। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। तो ये आप लोग बताइएगा कि सर अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दे दी? इसका चेयरमैन लिखने की जरूरत तो नहीं है। इसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे? अशोक मेहता। कौन हो जाएंगे इसके चेयरमैन? अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो मुझे लगता है कि लिखने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए फिर भी मैं लिख देता हूं, चेयरमैन या अध्यक्ष मैं यहां पर लिख देता हूं। तो आप कहेंगे सर अध्यक्ष होंगे कौन? तो अशोक मेहता। कौन हो जाएंगे? अशोक मेहता, अशोक मेहता। ठीक है जी, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अब अशोक मेहता ने अपनी रिपोर्ट कब दे दी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो रिपोर्ट पेश कर दी 1978 में, और इन्होंने कहा कि पंचायत राज को 2 भागों में बांट दिया जाए, पंचायत राज को 2 भागों में बांटा जाए। ठीक है जी, पंचायत राज को 2 भागों में बांटने की बात की थी। एक तो जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और एक मंडल लेवल पर। किस पर? एक मंडल लेवल पर। ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर एक तो मंडल लेवल पर इन्होंने कहा था, और इन्होंने एक कहा था बेटा किस पर? इन्होंने कहा कि भैया डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या बनाया जाए? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद बनाई जाए। जिला परिषद को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लिख लेना इंग्लिश में, डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद, जिला परिषद बनेगी, और यहाँ पर मंडल पंचायत बनाया जाए। क्या बनाया जाए? मंडल पंचायत बनाया जाए। ठीक है जी, क्या बनाया जाए? मंडल पंचायत बनाया जाए। ठीक है। हालांकि इनकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, ये सिफारिशें स्वीकार नहीं हुई। सिफारिशें या रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस स्वीकार नहीं की गई, स्वीकार नहीं की गई। ठीक है जी, इनको स्वीकार नहीं किया गया। कारण क्या रहा? कारण ये था कि इन्होंने कहा कि भाई 2 भागों में हो। मंडल कहाँ पर बनेगा? मंडल पंचायत कहाँ बनाई जाए? जहाँ पर 10 से 15 गांव हो, 10 से 15 गांव या विलेज हो। ठीक है जी। अब बात करेंगे, या इन्होंने कहा कि भैया 15 से 20 हजार लोग हों, 15 से 20 हजार लोग हों। ऐसे गांव, ऐसे एरिया में मंडल पंचायत हो जहां तो उनमें 10 से 15 गांव एक साथ शामिल कर लिए जाएं, या बेटा उन जगहों पर लोग हों जहां पर लगभग 15 से 20 हजार लोग शामिल हों। ठीक है। तो ये आप लोग एक बार देख लेना। एक बच्चा जो है बता रहा है कि ये सब एग्जाम में नहीं आता है, जो आता है वो पढ़ाओ। क्योंकि एग्जाम का जब पेपर बनता है ना, तो यही बच्चा जाता है पेपर के क्वेश्चन सेलेक्ट करने, और यही बच्चा जाकर कहता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन दे दो और ये वाला मत दो, क्योंकि इन्हें भली भांति पता है कि ये एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है। इन्होंने उस पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है, और ये बताते हैं कि सर ये वाला नहीं आएगा, जो आएगा वो पढ़ाओ, ये पढ़ाकर आप समय व्यर्थ मत करो। ओहो, तालियां, तेज तेज तालियां।
आपके लिए तो यहां से मैं ऐसे वाला सैल्यूट करूंगा, ऐसे वाला है। ये ना आता। अशोक मेहता समिति किससे रिलेटेड है, पंचायत राज समिति से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं, ये ना आता। अरे मेरे लाल, कैसी बात कर रहे हो आप हैं। चलो लिख लो इसको, जल्दी से नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ये सारा आप लोगों ने लिख लिया होगा। सिंपल सी चीज़ें हैं, यहाँ तक आप लोग इसको लिख लीजिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लिखी होंगी। मैं आगे चलता हूँ। कृष्णा कुमार जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शेर। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आपने पढ़ा। अब मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है इसमें, पीडीएफ से स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए बेटा, इसके बाद डॉक्टर पीवी के राव समिति ये बनाई गई थी 1985 में, जिसे पीवी के राव समिति या बेटा इसे डॉक्टर जीवी के राव समिति भी कहा जाता है। जीवी के राव कमेटी के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है जी। जीवी, यहाँ पर आप लोग पढ़ना कि सर जी कि अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर पीवी के राव या जीवी के राव, जीवी के राव। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि डॉक्टर पीवी के राव समिति का गठन 1985 में किया गया था। इसका गठन किसकी सिफारिश पर किया गया, योजना आयोग की सिफारिश पर। योजना आयोग की सिफारिश पर, योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग बन चुका है, वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं, नीति आयोग के नाम से वर्तमान में जानते हैं। तो योजना आयोग की सिफारिश पर डॉक्टर पीवी के राव समिति का गठन किया गया 1985 में, और इसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी 1986 में। कब रिपोर्ट दे दी इसने बेटा, 1986 में, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां तक आप लोग पढ़ लें, यहां तक आप लोग पढ़ लें मेरे लाल। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बात करते हैं कि सर ये तो हमने पढ़ लिया है ना। चलिए, ये तो हमने बेटा यहाँ तक पढ़ा कि भैया डॉक्टर पीवी के राव समिति का गठन होता है 1985 में। इसके अध्यक्ष डॉक्टर पीवी के राव या जीवी के राव, एक ही बात है, एक ही नाम है, क्योंकि कहीं कहीं जीवी जी लिखा हुआ है, कहीं पी लिखा हुआ है। इसका गठन किसने किया था, योजना आयोग की सिफारिश पर। योजना आयोग की सिफारिश पर इसका गठन हो जाता है, जिसे वर्तमान में नीति आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं, नीति आयोग। और इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी 1986 में। कब इसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, 1986 में, ठीक है जी, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत बढ़िया। नहीं बेटे, एक दो होते हैं मित्र जो थोड़ा सा ज्यादा ही अपना, एक चीज है, एक चीज है, उसको हम क्या बोलते हैं कि लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस नॉलेज। आधा अपूर्ण ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। या तो ज्ञान पूरा हो या बिल्कुल ना हो, लेकिन बीच वाला जो ज्ञान रह जाता है ये बड़ा खतरनाक होता है। कुछ लाइन है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छी, अगर आपको मजा आए तो बताना कि मतलब के हैं यार यहाँ सब दिलों के काले हैं। मतलब के हैं यार यहाँ सब दिलों के काले हैं, और मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। हमको सब मालूम है, हमको सब मालूम है किसमें कितना जहर है। हमको सब मालूम है किसमें कितना जहर है, क्योंकि सबसे ज्यादा सांप हम ही ने पाले हैं। समझ रहे हो आप लोग। तो हम लोग यहाँ पर एक, मैं किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ ना, मैं किसी को बता रहा हूँ, मैं एक जर्नल चीज बता रहा हूँ ये। हालांकि वो भी मेरा छोटा भाई है जो ये बोल कर चला गया, आप भी मेरे सब छोटे भाई बहन हैं। तो आप लोग यहाँ पर लिखो, ठीक है। वर्तमान होगा बेटा, ये वर्तमान क्या होगा, ये वर्तमान।
यानी कि इसको प्रेजेंट में हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट में हम इसे नीति आयोग के नाम से जानते हैं। अब डॉक्टर पीवी की राव समिति की जो सिफारिशें थी वो ये थी कि भैया राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद बनाए। इन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत राज को 4 भागों में बांटा जाए। पंचायत राज को 4 भागों में बांट दिया जाए। पंचायत राज को 4 भागों में बांटा जाए। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा जाए। ठीक है जी, कि सर कितने भागों में बांटा जाए? 4 भागों में बांटा जाए। पहला होना चाहिए राज्य स्तर पर स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल एट द स्टेट लेवल, यानी कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद बने, जिला स्तर पर जिला परिषद बनाया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाए, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत बने, मंडल पंचायत एट मंडल लेवल, एंड ग्राम स्तर पर ग्राम सभा ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। ठीक है, ग्राम सभा एट द विलेज लेवल। ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ा बलवंत राय मेहता समिति ने 3 भागों पर, अशोक मेहता समिति ने 2 भागों पर। अब डॉक्टर पीवी के राव समिति आ गई। डॉक्टर पीवी के राव समिति ने क्या कहा? डॉक्टर पीवी के राव समिति ने कहा कि पंचायत राज को 4 भागों पर बांटना चाहिए। चलिए लिख लेंगे यहां तक आप लोग। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अदगल गगरी छलकत जाए, बिल्कुल राजा, बिल्कुल यही आप सही कह रहे हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे। चलो, अरे बेटा मैं कोई नेगेटिव पॉजिटिव ना है, सब अपने बच्चे हैं, कोई नेगेटिव नहीं होता है, सब अपने बच्चे होते हैं और मैं किसी को पढ़ता भी नहीं हूँ। जो जानबूझकर ऐसे कमेंट करना चाहते हैं ना कि मेरा नाम लिया जाएगा, मैं तो जानबूझकर ही नहीं पढ़ता उन कमेंटों को, है ना। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, तो ये किसी को कोई समस्या अगर हुई हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताएं। किसी को कोई समस्या? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिखना कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की बात किसने की थी, तो आप कहेंगे सर डॉक्टर पीवी के राव समिति ने। मंडल स्तर पर मंडल पंचायत बनाने की बात किसने की थी? डॉक्टर पीवी के राव समिति ने। और जिला स्तर पर जिला परिषद बनाने की मांग किसने की थी? डॉक्टर पीवी के राव समिति ने। और बेटा राज्य स्तर पर विकास परिषद स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की बात किसने की थी? तो डॉक्टर जीवी के राव समिति ने। इसको जल्दी जल्दी से लिख लीजिए कि डॉक्टर पीवी के राव समिति का गठन 1985 में किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी 1986 में। और इन्होंने कहा कि भैया पंचायत राज को 4 भागों में बांट दिया जाए। कितने भागों में बांट दिया जाए? 4 भागों में बांट दिया जाए। ठीक है बेटा, चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहाँ तक हम लोग बात कर लेते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। हालांकि पीडीएफ आपको मिल जाता है, पीडीएफ भी आपको मिल जाता है, फिर भी मैं आपको समय देता हूँ कि अगर 5-5 मिनट भी मैं दूंगा तो बेटा बहुत ज़्यादा समय निकलता है। तो आप लोग इसको 2 से 3 मिनट में तो हम लिख सकते हैं। 4 लाइन कुल हैं। इंग्लिश वाले बच्चे केवल इंग्लिश लिख लेंगे, हिंदी वाले बच्चे केवल हिंदी लिख लेंगे। मात्र 2 से 3 मिनट लगना है इसको लिखने में भी, है ना। समझा तो मैं देता हूँ आपको। हालांकि आप लोग बेटा अच्छे से पढ़ लिया करो, समझ लिया करो। चलिए, अब बात करते हैं सर, इन्होंने कहा कि इनकी अन्य रिकमेंडेशन क्या थी, अदर सिफारिश क्या थी। तो इन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, कि राज्य वित्त आयोग का गठन करने की सिफारिश करने वाली पहली समिति थी डॉक्टर पीवी के राव समिति। डॉक्टर पीवी के राव समिति ने कहा कि भैया पंचायत राज के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। किसका? राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। इन्होंने कहा कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल हो। किसने कहा था कि पंचायतों का कार्यकाल 5 साल हो? तो डॉक्टर पीवी के राव समिति ने। किसने कहा था? पीवी के राव समिति ने कहा कि सर पीवी के राव समिति ने कहा कि भैया इसका कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 साल। किसका? पंचायत राज व्यवस्था का। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती हैं कि ये सिफारिशें जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगी कि राज्य वित्त आयोग का गठन की सिफारिश करने वाली पहली समिति थी डॉक्टर पीवी के राव समिति। फिर पंचायत राज का कार्यकाल 5 वर्ष हो, ये
भी पीवी के राव समिति ने किया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण भी बेटा किसने कहा था? तो ये पीवी के राव समिति ने कहा था। किसने कहा था? पीवी के राव समिति ने। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लेंगे यहां पर आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिए इतना आप लोग, बहुत शानदार। आगे बात करते हैं। अब आती है लक्ष्मीमल सिंधवी समिति कि सर लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन कब किया जाता है? तो आप कहेंगे सर लक्ष्मीमल सिंधवी समिति का गठन किया गया था 1986 में। कब? 1986 में। अब यहां पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि सर लक्ष्मीमल सिंधवी समिति के अध्यक्ष थे एल.एम. सिंधवी, जिनको हम लक्ष्मीमल सिंधवी के नाम से जानते हैं। लक्ष्मीमल सिंधवी, लक्ष्मीमल सिंधवी, ठीक है जी, लक्ष्मीमल सिंधवी। इनकी रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? इन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? लक्ष्मीमल सिंधवी समिति ने, जिसके चेयरमैन थे लक्ष्मीमल सिंधवी। राजस्थान के बहुत बड़े कानूनविद रहे हैं एल.एम. सिंघवी, ठीक है। 1986 में एक समिति का गठन किया गया जिसे लक्ष्मीमल सिंधवी समिति कहा, और इन्होंने ये कहा कि स्थानीय स्वशासन को क्या होना चाहिए? स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठीक है माय डियर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। इन्होंने कहा कि चुनाव गैर दलीय आधार पर होने चाहिए, इलेक्शन ऑन नॉन पॉलिटिकल बेसिस, नॉन पॉलिटी पार्टी बेसिस। देखिए जैसे कि अभी क्या होता है कि बीजेपी के हैं, ये कांग्रेस के हैं, ये समाजवादी के हैं, ये बेटा आम आदमी पार्टी के हैं, ये तृणमूल कांग्रेस के हैं, ठीक है, ये जेडीयू के हैं, ये एलडीयू के हैं। तो इस प्रकार से चुनाव ना हो, चुनाव गैर राजनीतिक दल से हो, कि ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़े जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना आता हो, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना आता हो। ठीक है जी, ऐसा व्यक्ति जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ना आता हो वो चुनाव लड़े। ये सिफारिश करने वाली समिति का नाम क्या था? तो डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी समिति, जिसका गठन 1986 में किया गया था एल.एम. सिंधवी के द्वारा। ठीक है, इसमें स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग हुई और चुनाव गैर दलीय आधार पर कराने की मांग लक्ष्मीमल सिंधवी के द्वारा की गई। ठीक है जी, चलिए चलिए यहां तक आप लोग लिख लीजिए। जैसे ये खत्म हो जाएगी ना पॉलिटी में, 2 से 3 दिन आपका रिवीजन करवा दूंगा। आपको ये भी पता चल जाएगा भाई जीडी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछता है। हालांकि आप लोगों ने दिए भी होंगे एग्जाम, जिसने नहीं दिए हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी और सबके लिए मैं रिवीजन जरूर कराऊंगा, ताकि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में रहें कि भाई किस प्रकार से होता है। ठीक है भाई, चलिए आई होप आपने लिख लिया होगा। आगे बात करते हैं सर इनकी और सिफारिश क्या थी। लक्ष्मीमल सिंधवी ने कहा कि न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों की स्थापना होनी चाहिए। पंचायत राज व्यवस्था में न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों की सिफारिश करने वाली समिति का नाम भी क्या था? तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति था। कब बनाई गई थी? 1986 में। कब? 1986 में बनाई गई। इन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्याय पंचायत एट द विलेज कोर्ट एंड विलेज कोर्ट। ठीक है जी, वित्तीय सहायता उपलब्ध हो। देखिए इसकी ऑलरेडी मांग हो चुकी है डॉक्टर पीवी के राव समिति के द्वारा कि राज्य वित्त आयोग का गठन हो। इन्होंने भी कहा कि भाई वित्तीय सहायता होनी चाहिए, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि भैया वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए, पंचायत राज व्यवस्थाओं को वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। तो ये हो गई बेटा डॉक्टर पीवी के राव समिति के बाद डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी समिति। अभी हम और पढ़ेंगे बेटा, अभी हम और पढ़ेंगे, पी के थुंगल समिति भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन भी करेंगे। चलिए
बिल्कुल। तो हमने पढ़ा कि भैया लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, चुनाव गैर दलीय आधार पर होने चाहिए, न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालयों की स्थापना बेटा पंचायत राज व्यवस्था में हो, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए। अब आती है पीके थुंगन समिति। कौन सी? पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था 1988 में। कब किया गया पीके थुंगन समिति का? तो आप कहेंगे सर पीके थुंगन समिति का गठन किया गया था 1988 में, जिसके अध्यक्ष पीके थुंगन थे। उन्हीं के नाम पर समितियों के नाम रखे जाते हैं। ठीक है, पीके थुंगन, इन्होंने कहा कि पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। इसका ऑलरेडी मांग पहले हो चुकी है। किसने की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। किसने? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ऑलरेडी मांग कर चुकी है कि पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। पंचायत राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, वित्त आयोग की स्थापना की जाए। क्या किया जाए? वित्त आयोग की स्थापना की जाए। और बेटा इसकी भी मांग ऑलरेडी हो चुकी है। पंचायतों का संबंध राज्यों से ना होकर संघ से हो। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों मांग तो पहले ही हो गई। इन्होंने तीसरी मांग कर दी कि किसने कहा था? पंचायतों का संबंध राज्यों से ना होकर सीधे संघ से हो, कि पंचायत राज व्यवस्था राज्य सरकार के कंट्रोल में ना होकर केंद्र सरकार के कंट्रोल में हो। यह किसने कहा था? यह कहा था पीके थुंगन ने। ठीक है, पंचायत शुड नॉट बी रिलेटेड टू द स्टेट्स बट टू द यूनियन, कि भैया पंचायतों का संबंध सीधे केंद्र से होना चाहिए, ना कि राज्यों से। यह सिफारिश किसने की थी? तो यह सिफारिश की थी किसने? पीके थुंगन ने। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, अब बहुत सारे बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर आप रिकॉर्डेड क्लास दे रहे हो। भैया ये मेरी आत्मा है, ये मेरी आत्मा है, और मेरा शरीर मेरे घर पे है, और मेरी आत्मा यहां पर आकर खड़ी हो गई है। ठीक है जी, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। लिख लेंगे कि भैया पीके थुंगन समिति के आधार पर बीपी नरसिम्हा राव एक सरकार बनती है 1989 में। उन्होंने कहा कि हम इसके आधार पर क्या करेंगे कि संशोधन करने का प्रयास करेंगे। राजीव गांधी सरकार ने 1989 में ये कोशिश की कि भाई इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, लेकिन वो अधिनियम नहीं बन पाया। फिर आते हैं बेटा 1991 में डॉक्टर, या हम कह सकते हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो कि दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बेटा 73वां संविधान संशोधन 1992 में लोकसभा राज्यसभा में पास कराए। 22 और 23 दिसंबर को लोकसभा राज्यसभा से 1992 में वो पास हो गए। फिर बेटा वो राष्ट्रपति के पास गए। 20 अप्रैल 1993 में राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी, और 24 अप्रैल 1993 में अधिनियम लागू कर दिया गया कानून बनाकर। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने पढ़ ली होंगी। अब बात करते हैं कि सर 1989 में राजीव गांधी सरकार ने थुंगन समिति के सिफारिशों के आधार पर 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 को लोकसभा में प्रस्तुत किया, परंतु पास नहीं हो पाया। ठीक है, कौन सा? 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 लोकसभा में प्रस्तुत किया, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। हाँ जी, तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग लिखेंगे। इन 1989 द राजीव गांधी गवर्नमेंट प्रेजेंटेड द 64th कॉन्स्टिट्यूशन बिल 1989 इन द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द थुंगन कमेटी, बट इट कुड नॉट बी पास्ड। ये पास नहीं हो पाया। इसके बाद बेटा सरकार बदल जाती है। इसके बाद जब सरकार बदली तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए तो वो लेकर आते हैं 73वां संविधान संशोधन। कौन सा? 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। लिख लेंगे ये सारी चीजें आप लोग लिखिए, सारी चीजें आप लोग लिखिएगा। ठीक है भैया, चलिए यहां पर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम या विधेयक 1992 में लोकसभा और राज्यसभा में क्रमशः 22 और 23 दिसंबर को 1992 में पास हो जाता है।
कि भैया कौन सा अधिनियम था। बहुत सारी जगहों पर ये 93 लिखा होगा, 93 मत लिखना, क्योंकि ये 22 और 23 दिसंबर 1992 में लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ। उसके बाद 20 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, और जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई, चलिए लिख लेना ये सारी चीजें। हाँ जी, बिल्कुल मेरे शायर, बिल्कुल मेरे शेर। चलिए लिख लेंगे ये ना। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में लोकसभा राज्यसभा में क्रमशः 22 और 23 दिसंबर 1992 में पास किया गया। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि सर पीवी नरसिम्हा राव, यहाँ पर आप लिखो 73rd Constitution Amendment Bill 1992 passed by Narasimha Rao in the Lok Sabha and Rajya Sabha on the 22-23rd December 1992 respectively, 1992 में। ठीक है जी, तो ये बेटा यहाँ पर पास हो जाता है। और जब ये पास हुआ, पहले तो इसको लिख ही लो, इसको लिख ही लो। ठीक है, जल्दी से लिख लो। क्योंकि आप लोग लिखने में थोड़ा समय ले रहे हैं, मैं देख रहा हूँ एक बच्चा कंटिन्यू नाराज चल रहा है कि आप लिखने का समय नहीं दे रहे। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिखिएगा। मैं इसमें भी आपको लिखने का समय दूंगा। जो अभी नहीं लिख पाए थे, जैसे कि यहाँ से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जिसने नहीं लिखा है प्लीज़ वो लिखिएगा। पीके थुंगन समिति 1988 में बनाई गई थी। ठीक है, अभी आप लोग इसको लिख लीजिएगा। हालांकि इसका मैं काफ़ी समय दिया था। चलिए लिख लीजिए बेटा जल्दी जल्दी से। नॉर्मल बेटा 3 लाइन थी, इतना समय था नहीं इसमें। फिर भी कुछ बच्चे मेरे जो हैं, मेरे छोटे भाई, वो थोड़े से कहते हैं सर हमें लिखने का समय तो दे दिया करो। चलिए अब बात करते हैं सर, इस पे राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिल जाती है। तो बेटा इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई 20 अप्रैल 1993 में, और 24 अप्रैल 1993 में इसको लागू कर दिया जाता है। यही कारण है कि 24 अप्रैल को भारत में पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पंचायत राज दिवस। पंचायत राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत राज दिवस मनाया जाता है, और इसी अधिनियम से पंचायत राज दिवस को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। पंचायत राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? राजस्थान के नागौर के वगदरी गांव में। लेकिन पूछ ले कि पंचायत राज अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? कि फर्स्ट स्टेट बताइए जिसने पंचायत राज एक्ट को लागू किया था। वो था मध्य प्रदेश, वो था एमपी। वो क्या था? वो एमपी था। ठीक है, वो क्या था बेटा? वो एमपी था। समझ रहे हैं आप लोग कि इस अधिनियम से पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया, और इस अधिनियम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? अधिनियम या एक्ट को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो बेटा वो एमपी बन जाता है। कि पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? एमपी, मध्य प्रदेश बनता है। जबकि पंचायत राज व्यवस्था लागू राजस्थान में हुई। पंचायत राज व्यवस्था का जो अधिनियम था, पंचायत राज अधिनियम, इसको लागू कर दिया गया एमपी के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया? भारतीय संविधान में भाग 9 को पुनः जोड़ा गया। पुनः जोड़ा गया का मतलब है कि भाग 9 को 7वें संविधान संशोधन 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1957 के 56 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। इसलिए बेटा इसको द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया बेटा? भाग 9 को। भाग 9 को
कब जोड़ा जाता है? री एडेड का मतलब है कि दोबारा से जोड़ा गया, हालांकि पहले था लेकिन 1956 में से हटा दिया, फिर इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया, जिसके कुल अनुच्छेद बेटा 16 जोड़े गए, 243 से लेकर 243 ओ तक। इसमें एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जो पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। ये 11वीं अनुसूची पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे? पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। कि कौन सी अनुसूची है जो पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित होगी? तो पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है बेटा 11वीं अनुसूची, जिसमें कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायत राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अप्रैल इन इंडिया। ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लो। बेटा गागर में सागर होगी, जब आपका एग्जाम आएगा ना उस समय में इसकी गागर में सागर होगी। ठीक है बच्चे, चलिए प्रभाकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ 1992 है ये बेटा, 1992। कितना है ये? 1992। ठीक है जी, कितना है? 1992, 1992। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी से। ये आपने लिख लिया, हालांकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इस पे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब बचता है 74वां संविधान संशोधन, नगरीय प्रशासन। नगरीय प्रशासन हम कर लेंगे बेटा कल, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा। अगर ये मान लीजिए मैं नगरीय प्रशासन भी अभी पढ़ा दूं, म्यूनसिपालिटीज़ भी अभी पढ़ा दूं, तो आपको समझ में शायद इतनी जल्दी ना आ पाए, फिर मिक्सअप हो जाएगा, फिर मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 50-55 मिनट ही आपकी क्लास रखता हूं। आप सभी जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं। 50-55 मिनट में अपना कंटेंट खत्म करता हूं और आप लोगों का पूरा चैप्टर लगभग खत्म होता है। अगर लगता है कि नीड है दूसरे चैप्टर की, तो मैं दूसरा चैप्टर बेटा दूसरी क्लास में खत्म करता हूं, क्योंकि ये ज़्यादा मिक्सअप होना सही नहीं है। कम पढ़ो, सेलेक्टेड पढ़ो, सिलेक्शन लो। ठीक है, समझ गए अभी आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया, इसको आप लोग लिख लीजिए। एक बार मैं और बता देता हूँ, जिसने नहीं लिखा है इसको लिख लीजिएगा, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेंगे सभी बच्चे। चलिए सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिखते रहेंगे। हालांकि हम लोग अच्छे से बात कर रहे हैं सारी चीज़ों की, किसी को कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, है ना जी? चलिए चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। ये सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिए किससे क्या संबंधित होगा, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, और ये क्लास बेटा आप कंटिन्यू रखना। ठीक है बच्चे, चलिए तो सभी को जय हिंद, जय भारत।